अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंटर वॉर इकोनॉमी। जैसा कि कल हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन ट्रेड से अपने डेफिसिट्स को बैलेंस किया और इस तरह वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे लीडिंग जो इकोनॉमी 19वीं सेंचुरी में थी वो ब्रिटेन था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इंडिया का ट्रेड जिस पर ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल था, यहाँ के ट्रेड सरप्लस को इस्तेमाल करके उसने अपने डेफिसिट्स को, अपनी खसारे को पूरा किया। और इस तरह हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का कितना रोल है इंटरनेशनल मार्केट में बरतानिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो आज हम देखेंगे कि इंटर वॉर इकोनॉमी आगे क्या होता है। कि हम जानते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है इट वाज फॉट इन 1914। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 it lasted for 4 years and ended in 1918। तो 4 साल के लिए बहुत लंबी मुद्दत तक ये जंग रहा। और हम ये भी जानते हैं कि असल में ये जंग जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है ये यूरोप में लड़ा गया। यूरोप में हम देखते हैं कि 2 ब्लॉक्स इसके थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के 2 ब्लॉक्स थे। एक ब्लॉक जो है इसको लीड कर रहा था ब्रिटेन लीड कर रहा था एक ब्लॉक को, जिसको हम कहते हैं एलाइड पावर्स। और इसके एलीज क्या क्या थे ब्रिटेन के साथ जिनका अलायंस था, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये एलाइड पावर्स कहलाती हैं। लीड कर रहा था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड लेटर इट वाज जॉइन्ड बाय यूएस। फिर यूएस ने भी, अमेरिका ने भी इसमें इनका हाथ बटाया ब्रिटेन का। तो इसलिए एलाइड पावर्स जो हैं ये ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। और दूसरी तरफ से सेंट्रल पावर्स हैं। सेंट्रल पावर्स में लीड कर रहा था जर्मनी और इसके एलीज जो थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी था। ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमान तुर्की। इस तरह से हम ये अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये जंग जो है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है, ये लड़ा गया सिर्फ यूरोप में ही, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो हैं ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ गई और पूरी दुनिया पर इसके असरात पड़ गई। पूरी दुनिया की ये जो इकोनॉमी है वो मुतासिर हो गई। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि इन यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज थी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी इनकी अपनी कॉलोनीज थी और एशियन कॉन्टिनेंट्स में भी, एशिया में भी इनकी अपनी कॉलोनियां थी। और इस तरह से ये कॉलोनीज भी, इन्होंने इन कॉलोनीज को भी लाजमन, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, अब ब्रिटेन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। इसी तरह जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्क, ये बाकी कंट्रीज जो हैं इनकी भी अपनी अपनी कॉलोनियां थी और ये सारे जो हैं इनके साथ मुतासिर हो गई, इनकी इकोनॉमी भी मुतासिर होगी और इन्हें इनका सपोर्ट करना पड़ा। और अब देखना यह है कि जब ये वॉर लड़ा गया कि ये एक डिस्ट्रक्टिव वॉर था। ये हम देखते हैं कि इट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर। इसमें ये मतलब ह्यूमन सोसाइटी हैज नॉट विटनेस्ड सच ए डिस्ट्रक्टिव वॉर सो फार।
अब तक इंसानियत ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसा खौफनाक जंग तारीख में नहीं देखा था। तो इसलिए इसकी वजह यह बनी कि क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड ये था यूरोप, तो यहां अब मशीन गन्स इस्तेमाल हुए, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल हुए। यहां हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए, केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हुए। तो इस तरह से इसकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई। और हम क्या देखते हैं कि कहा जाता है, हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि 9 मिलियन पीपल डाइड, 9 मिलियन डाइड। इस जंग में 9 लाख लोग मर गए एंड 20 मिलियन क्रिटिकली इंजर्ड। 20 लाख जो थे वो बुरी तरह से मुतासिर हो गई। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या था, इसमें जो है, इसमें तमाम दुनिया से, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनकी अपनी कॉलोनीज थी, अब दुनिया से फौजें जो इन्होंने अपनी कॉलोनियों से फौजों को बुलाया, लोगों को इसने रिक्रूट किया जंग लड़ने के लिए, और इसमें पूरी दुनिया से लोगों को लाया गया और फ्रंट लाइन पर जंग को जीतने की कोशिश की गई और लार्ज स्केल पर यह डैमेज हो गया। 9 मिलियन लोग मर गए और 20 लाख क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें वर्क फोर्स जो है, जो वर्किंग क्लास डाइड, वर्किंग क्लास। यूरोप में सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ इसका, इस जंग का, कि वर्किंग क्लास लोग जो हैं, यानी जो लेबर क्लास हैं, जो काम करने के काबिल हैं, जो इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, और वही लोग जो हैं इसमें काम आ गई। और वर्क फोर्स यानी एबल्ड बॉडी डाइड इन दिस वॉर। अब जो है, अब ये बहुत बड़ा नुकसान था। अगर हम देखेंगे, अगर इकोनॉमिकली हम देखेंगे, तो एक तो डिपेंडेंट क्लास होता है, जो बच्चों का क्लास होता है, जिनको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और एक क्लास होता है वो जो वर्किंग क्लास होता है। वर्किंग क्लास तो यहाँ जंग में कम आ गया, और फिर 60 से ऊपर जो एज आती है वो भी डिपेंडेंट क्लास में आ जाती है, और वो डिपेंडेंट क्लास जो है वो भी काम करने के काबिल नहीं होता है। असल में समाज का दारोमदार वर्किंग क्लास पर होता है। ये वर्किंग क्लास जो है, यूरोप में सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास इस जंग में काम आ गया, इस जंग में मारे गए। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इस काम को, अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि अब यूरोप में जो हाउस होल्ड्स थे, हाउस फैमिलीज जो हैं, हाउस होल्ड्स इनकम जो है वो डिक्लाइन हो गई। यानी घरों के जो काम करने वाले लोग थे, जो कमाने वाले आदमी थे, वो जंग में मारे गए। अब वहां कमाने के लिए कुछ उनको मिला नहीं। तो नतीजा ये हो कि हाउस होल्ड इनकम जो है, घरेलू घर की आमदनी जो है, ये बुरी तरह मुतासिर हुई। और इस वजह से अब वोमेन फॉक को फील्ड में आना पड़ा, और औरतों को अब वो काम करना पड़ा जो कि मर्द करते थे। जो काम मर्दों से हम एक्सपेक्ट करते थे, वो काम अब औरतों को करने पड़े। अब इंडस्ट्रीज में, अब समाज में बाहर निकलकर काम करना पड़ा औरतों को, और ये भी इसका एक इम्पैक्ट है। अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमने पहले बताया कि ब्रिटेन जो लीड कर रहा था इस जंग को, एलाइड फोर्सेस की तरफ से, एलाइड पावर्स की तरफ से, एलाइड ब्लॉक की तरफ से, और जर्मनी जो है ये लीड कर रहा था, ये जो मतलब सेंट्रल पावर्स की तरफ से। अब ब्रिटेन जो कि ये लीड कर रहा था जंग में, तो अब इसको वॉर एक्सपेंसेस ये जो बर्दाश्त करने थे, अब इसको वॉर एक्सपेंडिचर को मीट करना था। इसने जंगी सामान और बाकी जरूरियात जंग को जीतने के लिए इसने यूएसए से बहुत सारा पैसा लाया। यानी इट बोरोड लिबरली फ्रॉम यूएस को। अमेरिका जो कि अब तक इतना एडवांस नहीं था, जो अब तक इंटरनेशनल मार्केट में अभी डेटर ही था, वो मकरूज ही था, लेकिन जंग की वजह से अब जो है बरतानिया ने यूएस से ज्यादा वॉर के लिए फाइनेंस मांगा,
पैसे मांगे ताकि वो जंग को जीत सके। और नतीजा यह हुआ कि जब अमेरिका से यहां ज्यादा से ज्यादा पैसा आया और ये सबसे बड़ा डेटर बन गया। अब ब्रिटेन जो है ये अमेरिका अब क्रेडिटर बन गया और ब्रिटेन अब डेटर बन गया। और नतीजा यह हुआ कि अभी बर्तानिया की कुछ कॉलोनीज, बर्तानिया को अच्छा खासा ट्रेड उधर अमेरिका में था, इसके एसेट्स अमेरिका में थे, ओवरसीज ट्रेड इसका अमेरिका में था, यूएस में अच्छा चलता था। और इस तरह से जब ये जंग की वजह से इसने वहां से लोन लिया तो ये अब डेटर बन गया। अब जो है अमेरिका की इकोनॉमी अब मजबूत हो गई। अब अमेरिका जो है, अब अमेरिका को यूरोपियन कंट्रीज में, ओवरसीज कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा एसेट्स हासिल हो गए और अमेरिकन पब्लिक को भी यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा एसेट्स हासिल हो गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो लॉन्ग स्पेन ऑफ वॉर है इसको फाइनेंस करने के लिए ब्रिटेन को पैसों की जरूरत पड़ी और पैसे इसने अमेरिका से लिए और इस तरह अमेरिका को गेन हो गए इधर ओवर, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में इसको अब ये मतलब एसेट्स हासिल हो गए, इसके पब्लिक को भी और इसकी गवर्नमेंट को भी। इस तरह से इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एक इम्पैक्ट ये भी है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है ये जबरदस्त बुरी तरह से मुतासर हुई और अमेरिकन की इकोनॉमी ये जो है ये बढ़ गई। ये ओवरसीज कंट्रीज में इसकी इकोनॉमी बहुत बढ़ गई। ये भी एक इम्पैक्ट था इस इंटर वॉर इकोनॉमी का। और आगे हम क्या देखते हैं, अब इंडिया ये ब्रिटेन जो है ये पोस्ट वॉर, जंग से पहले, बिफोर वॉर, वर्ल्ड वॉर से पहले ये वर्ल्ड की सबसे मजबूत इकोनॉमी समझी जाती थी। ये सबसे मतलब मजबूत इकोनॉमी थी क्योंकि इंडिया में इसका जबरदस्त ट्रेड चलता था। जैसे कि हमने पहले कहा है कि ये अपने सरप्लस ट्रेड से अपने डेफिसिट को बैलेंस करता था और अपने खसारा पूरा करता था और ताकि इसका ट्रेड जो है 1960 में बहुत फ्लोरिश हो गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से अब जो है अब ये जंग में फंसा था। जंग की वजह से अब इंडिया में इंडियन ट्रेड बढ़ गया था, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी और जापान भी इंडस्ट्रियलाइज हो गया था। अब इंडिया में और जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई और उनका ट्रेड बढ़ गया। अब जंग खत्म होने के बाद, आफ्टर वॉर, पोस्ट वॉर के बाद अब ब्रिटेन ने फिर इंडिया पर वो डोमिनेंस हासिल नहीं की, वो इंडियन मार्केट्स में वो मतलब अख्तियार हासिल नहीं किया, इतना वो अब कम्पीट नहीं कर सका इंडियन मार्केट के साथ जैसा कि वो जंग से पहले करता था। अब इसका कंट्रोल थोड़ा कमजोर हो गया। इधर से इंटरनेशनल मार्केट में भी जापान के साथ भी ये मुकाबला नहीं कर सका। इंटरनेशनली जापान जो ये ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड बन गया था। अब ब्रिटेन को ये दूसरा सेटबैक मिला कि इंडिया में जो इसका ट्रेड जबरदस्त चल रहा था जिससे ये अपने डेफिसिट को बैलेंस करता रहा। अब वो उस पोजीशन में ये नहीं रहा क्योंकि जंग की वजह से ये खस्ताहाल हो गया था। इसको ये इंटरनल डेट्स के नीचे ये आ गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की इकोनॉमी बुरी तरह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मुतासिर हो गई और ये एक्सटर्नल डेट्स में फंस गया और जिसकी वजह से ये है। इतना ही नहीं बल्कि आगे हम देखेंगे एग्रीकल्चर के हिसाब से भी इसको एक सेटबैक लगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप में व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होती थी, तो व्हीट की प्रोडक्शन ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा होती थी और इंटरनेशनल मार्केट में इसका ज्यादा शेयर होता था ईस्टर्न यूरोप का व्हीट प्रोडक्शन में। लेकिन ये लॉन्ग स्पेन ऑफ वॉर जो चल रहा था, यूरोप जो है ये बुरी तरह मुतासिर हो गया। अब जो है इसकी प्रोडक्शन जो है ईस्टर्न यूरोप में ये भी फेल हो गई, ये भी कम हो गई और इस दौरान में अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ गई, कनाडा में प्रोडक्शन बढ़ गई और ऑस्ट्रेलिया में व्हीट प्रोडक्शन बढ़ गई और इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा व्हीट इन ममालिक का आने लगा। अब जब जंग खत्म हो गया, अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म हो गया, अब फिर ये जो यूरोपियन कंट्रीज ने ईस्टर्न साइड में फिर व्हीट प्रोडक्शन शुरू की, रिवाइव करना चाहा अपनी प्रोडक्शन को। लेकिन जब इन्होंने अपना प्रोडक्शन फिर शुरू किया तो इंटरनेशनल मार्केट में जब ज्यादा से ज्यादा गल्ला पहुंचा,
अब कनाडा, अमेरिका और इस ऑस्ट्रेलिया से भी गल्ला आता था, इधर ईस्टर्न यूरोप से भी गल्ला जाने लगा इंटरनेशनल मार्केट में। जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइसेस भी फॉल हो जाते हैं। इस तरह से ईस्टर्न यूरोप में जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो रूरल डेवलपर्स थे, गांव के पीजेंट लोग जो थे, वो भी मकरूज हो गए और इनके लाइवलीहुड जो है वो डिक्लाइन हो गई और उनकी इनकम जो है वो डिक्लाइन हो गई। और नतीजा ये निकला, उनकी जो है वो जो डेट ट्रैप में फंस गए, वो भी बेचारे मकरूज हो गई। ये इस हवाले से था कि इंटरवार इकोनॉमी में अब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट का इसका इम्पैक्ट क्या रहा इंटरनेशनल इकोनॉमी बनाने में, और किस तरह से इस जंग के बुरे असरात क्या थे और इससे इकोनॉमी पर, वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या चेंज आ गई। तो ये आज का ये टॉपिक था। तो आज के लिए ये काफी है। अस्सलाम वालेकुम।